कहानी सूर्यगढ़ का रहस्य। कहते हैं हर पुराने महल में कोई ना कोई रहस्य छुपा होता है, लेकिन सूर्यगढ़ के राजमहल का एक ऐसा रहस्य था जिसे पूरे 20 साल तक बंद करके रखा गया था। और जिस दिन वो रहस्य खुला, उस दिन सिर्फ एक कमरे का दरवाजा नहीं खुला था, पूरे राज्य की किस्मत बदलने वाली थी। कहानी शुरू होती है एक रहस्यमयी सवाल से। अगर किसी कमरे को 20 साल तक बंद रखा जाए, तो क्या उसके अंदर सिर्फ धूल और अंधेरा होगा, या कोई ऐसा सच जो पूरे राज्य को हिला सकता है? बहुत समय पहले भारत के एक समृद्ध राज्य का नाम था सूर्यगढ़। सूर्यगढ़ चारों ओर से हरे भरे जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और शांत नदियों से घिरा हुआ था। ये राज्य अपनी समृद्धि और न्यायप्रिय राजा के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध था। उस राज्य के बीचों बीच खड़ा था एक विशाल राजमहल। महल इतना बड़ा था कि उसमें सैकड़ों कमरे, लंबी गलियां और गुप्त रास्ते थे, लेकिन उन सब के बीच एक कमरा ऐसा भी था जिसके पास जाने की सख्त मनाही थी। महल की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक पुराना दरवाजा था। उस पर भारी लोहे की जंजीरें लटक रही थीं और बीच में लगा था एक बहुत पुराना ताला। कहते हैं वो दरवाजा 20 साल पहले बंद किया गया था और तब से कभी नहीं खुला। महल के नौकर चाकर उस मंजिल के पास जाने से भी डरते थे। कुछ लोग कहते थे वहां भूत है, कुछ कहते थे वहां राजघराने का कोई बड़ा रहस्य छुपा है, लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता था सिवाय राजा वीरेंद्र के और शायद महल के बूढ़े सेवक हरिदास के। लेकिन उस रहस्य के बारे में सबसे ज्यादा जिज्ञासा थी एक व्यक्ति को, राजकुमार आर्यन। राजकुमार आर्यन सूर्यगढ़ का युवराज था। वो बहादुर था, तेज दिमाग वाला था, लेकिन सबसे ज्यादा वो जिज्ञासु था। बचपन से ही उसे महल के हर कोने का रहस्य जानने का शौक था। जब भी वो अपने पिता राजा वीरेंद्र से उस बंद कमरे के बारे में पूछता, राजा हमेशा एक ही जवाब देते, कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें जानना ही अच्छा नहीं। ये जवाब आर्यन को कभी संतुष्ट नहीं करता था। महल में उसका एक सबसे करीबी दोस्त था, मीरा। मीरा महल के मुख्यमंत्री की बेटी थी। वो बहुत समझदार, शांत और तेज दिमाग वाली लड़की थी। बचपन से ही वो और आर्यन साथ बड़े हुए थे। जब भी आर्यन किसी मुसीबत में पड़ता, मीरा ही उसे समझदारी से बाहर निकालती थी। एक शाम दोनों महल की सबसे ऊंची छत पर बैठे थे। आसमान में पूरा चांद चमक रहा था। चांदनी महल की सफेद दीवारों पर पड़कर उसे और रहस्यमयी बना रही थी। आर्यन दूर कहीं देख रहा था। मीरा ने मुस्कुराकर पूछा, फिर वही सोच रहे हो? आर्यन हंस पड़ा, तुम्हें कैसे पता? मीरा बोली, क्योंकि जब भी तुम ऐसे चुप हो जाते हो, तुम उसी बंद कमरे के बारे में सोच रहे होते हो। आर्यन ने धीरे से कहा, मीरा, तुम्हें नहीं लगता उस कमरे में जरूर कोई बड़ा रहस्य छुपा है? मीरा ने कुछ पल सोचा, फिर बोली, रहस्य तो है, लेकिन हर रहस्य खोलना जरूरी नहीं होता। आर्यन, लेकिन अगर वो सच पूरे राज्य से छुपाया जा रहा हो तो? मीरा कुछ जवाब देती, उससे पहले ही फड़फड़ाहट। आसमान में पंखों की तेज आवाज गूंजी। दोनों ने ऊपर देखा। एक सफेद कौवा आसमान में चक्कर लगा रहा था। उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। कुछ ही पल बाद वो नीचे आया और महल की दीवार पर बैठ गया। वो सीधे आर्यन की तरफ देख रहा था, जैसे वो उसे पहचानता हो। आर्यन को अजीब सा एहसास हुआ। तभी कौवा अचानक उड़कर महल की ऊपरी मंजिल की तरफ गया और जाकर उसी बंद कमरे की खिड़की पर बैठ गया। मीरा, ये तो अजीब है।
आर्यन, देखा तुमने? ये हमें उसी कमरे की तरफ बुला रहा है। मीरा, नहीं आर्यन, ये सही नहीं है। लेकिन अब आर्यन के मन में रहस्य का बीज बोया जा चुका था। उस रात जब पूरा महल सो चुका था, आर्यन चुपके से अपने कमरे से बाहर निकला। महल की लंबी गलियों में सन्नाटा था। कुछ ही देर में मीरा भी वहां आ गई। वो हल्का सा मुस्कुराई। मुझे पता था तुम जाओगे, इसलिए मैं भी आ गई। दोनों सीढ़ियां चढ़ते हुए महल की सबसे ऊंची छत पर पहुंच गए। वहां ठंडी हवा चल रही थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि उनके कदमों की आवाज भी गूंज रही थी। और सामने था वही बंद दरवाजा, 20 साल पुराना, जंग लगा ताला और भारी जंजीरें। आर्यन ने धीरे से ताले को छुआ। वो बर्फ जैसा ठंडा था। मीरा, आर्यन, मुझे ये सही नहीं लग रहा। तभी ऊपर से वही सफेद कौवा उड़कर आया और दरवाजे के सामने बैठ गया। उसने अजीब सी आवाज निकाली, जैसे कोई संकेत दे रहा हो। आर्यन ने गहरी सांस ली और ताला तोड़ने की कोशिश की। कुछ ही पल बाद ताला टूट गया। दरवाजा धीरे धीरे चरमराते हुए खुलने लगा। अंदर से ठंडी हवा का तेज झोंका बाहर आया। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। लेकिन जैसे ही दरवाजा पूरी तरह खुला, दोनों की आंखें हैरानी से फैल गईं। कमरे के बीचों बीच एक पुराना पालना रखा था और वो खुद ब खुद हिल रहा था। पालना खाली था, लेकिन उसमें से एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। आर्यन और मीरा डरकर एक दूसरे को देखने लगे। उसी समय कमरे की दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर चमकने लगी। तस्वीर में एक छोटी बच्ची थी और सबसे अजीब बात यह थी, वो बच्ची बिल्कुल आर्यन जैसी दिखती थी। उसी पल पीछे से एक भारी आवाज आई, तुमने ये दरवाजा खोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। आर्यन और मीरा धीरे धीरे मुड़े। दरवाजे पर महल का बूढ़ा सेवक हरिदास खड़ा था। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था और उसने धीमी आवाज में कहा, यह कमरा फिर से नहीं खुलना चाहिए था। कमरे में अचानक हवा और ठंडी हो गई। कमरे में अजीब सा सन्नाटा छा गया। पुराना पालना धीरे धीरे हिल रहा था और उसमें से अभी भी एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, पालना पूरी तरह खाली था। राजकुमार आर्यन और मीरा घबराकर एक दूसरे को देखने लगे। उसी समय दरवाजे पर खड़े महल के बूढ़े सेवक हरिदास ने भारी आवाज में कहा, राजकुमार, आपने ये दरवाजा खोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। आर्यन ने तुरंत पूछा, हरिदास, आखिर यहां क्या छुपा है? ये कमरा 20 साल से बंद क्यों था? हरिदास कुछ पल चुप रहा। उसके चेहरे पर ऐसा डर था जैसे कोई पुरानी याद अचानक उसके सामने आ गई हो। वो धीरे से बोला, क्योंकि इस कमरे में जो हुआ था उसे भूल जाना ही बेहतर समझा गया। मीरा ने गंभीर आवाज में पूछा, क्या हुआ था यहां? हरिदास जवाब देने ही वाला था कि खिड़की जोर से खुल गई। ठंडी हवा का एक तेज झोंका पूरे कमरे में फैल गया और उसी पल वही सफेद कौवा खिड़की से उड़ता हुआ अंदर आया। वो सीधे पालने पर जाकर बैठ गया। उसकी चमकती आंखें कमरे में मौजूद हर व्यक्ति को देख रही थीं। आर्यन धीरे से बोला, ये वही कौवा है। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिससे दोनों के होश उड़ गए। कौवा ने अपनी गर्दन घुमाई और इंसानी आवाज में बोला, सच को ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता। मीरा के हाथ कांपने लगे। ये बोल रहा है। आर्यन भी हैरान रह गया। तुम कौन हो? कौवा कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं सिर्फ एक संदेश लेकर आया हूं। कमरे में तनाव और गहरा हो गया। उसी समय
कमरे के कोने से हल्का हल्का धुआं उठने लगा। धीरे धीरे वो धुआं पूरे कमरे में फैल गया और उस धुएं के बीच से एक आकृति उभरने लगी। कुछ ही क्षणों में वहां एक रहस्यमयी साधन खड़ा था। लंबी सफेद दाढ़ी, शांत चेहरा और आंखों में गहरी चमक। मीरा धीरे से बोली, ये कौन है? साधु ने शांत आवाज में कहा, डरने की जरूरत नहीं है। आर्यन ने तुरंत पूछा, आप कौन है? साधु हल्का सा मुस्कुराया, मैं वो हूं जिसने इस राज्य का सबसे बड़ा रहस्य देखा है। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। साधु धीरे धीरे पालने के पास गया। उसने पालने को हल्के से छुआ और उसी पल बच्चे के रोने की आवाज अचानक बंद हो गई। आर्यन ने हैरानी से पूछा, ये सब क्या है? साधु ने गंभीर आवाज में कहा, 20 साल पहले इसी कमरे में एक बच्ची पैदा हुई थी। आर्यन चौंक गया, बच्ची? साधु ने सिर हिलाया, हां, एक ऐसी बच्ची जिसकी किस्मत पूरे सूर्यगढ़ की किस्मत बदल सकती थी। मीरा ने पूछा, कौन बच्ची? साधु ने धीरे धीरे जवाब दिया, राजा वीरेंद्र की पहली बेटी। आर्यन का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। क्या? लेकिन मैं तो पिता की इकलौती संतान हूं। साधु मुस्कुराया, यही पहला झूठ है जो तुम्हें बताया गया। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। मीरा ने धीरे से पूछा, तो उस बच्ची का क्या हुआ? साधु की आवाज गंभीर हो गई, उस रात एक भविष्यवाणी हुई थी। आर्यन, कौन सी भविष्यवाणी? साधु, ये भविष्यवाणी कि राजा की पहली संतान बड़ी होकर इस राज्य की सबसे शक्तिशाली शासक बनेगी और कई लोगों की सत्ता खत्म कर देगी। मीरा ने तुरंत कहा, इसका मतलब किसी ने उससे डरकर उसे हटाने की कोशिश की? साधु ने सिर हिलाया, हां। आर्यन की आवाज कांप गई, किसने? साधु ने सीधे जवाब नहीं दिया। वो धीरे से बोला, राजा को गलत सलाह दी गई थी। आर्यन स्तब्ध रह गया, क्या मेरे पिता को? साधु, उन्होंने वही किया जो उन्हें सही बताया गया। मीरा, तो उस बच्ची का क्या हुआ? साधु, उसे जंगल में छोड़ दिया गया ताकि वो मर जाए। आर्यन की आंखें नम हो गईं। ये कैसे हो सकता है? उसी समय हरिदास बोल पड़ा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन वो बच्ची मरी नहीं। सबकी नजरें उसकी तरफ मुड़ गईं। आर्यन, तुम्हें कैसे पता? हरिदास कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि उस रात मैं भी वहां था। मीरा, तुम? हरिदास, हां, मुझे ही उस बच्ची को जंगल में छोड़ने का आदेश दिया गया था। आर्यन, फिर क्या हुआ? हरिदास, जब मैं उसे जंगल में छोड़ने वाला था तभी आसमान में तेज रोशनी चमकी। उस रोशनी में एक रहस्यमयी आकृति थी। आर्यन, कौन? हरिदास, मुझे नहीं पता वो कौन था, लेकिन उसने कहा था ये बच्ची एक दिन वापस आएगी। मीरा, क्यों? हरिदास, क्योंकि वही इस राज्य का भविष्य बदलने वाली है। उसी समय कमरे की दीवार पर लगी पुरानी तस्वीर फिर चमकने लगी। इस बार तस्वीर में वही बच्ची थी, लेकिन उसके पीछे घना जंगल और एक छोटी झोंपड़ी दिखाई दे रही थी। साधु ने तस्वीर की ओर इशारा किया, अगर सच जानना है तो उस लड़की को ढूंढना होगा। आर्यन, वो कहां है? साधु की आंखें चमकने लगीं। वो अभी भी जीवित है। मीरा और आर्यन, कहां? साधु ने खिड़की की ओर इशारा किया। वहां सफेद कौवा बैठा था। साधु बोला, जंगल के उस पार जहां कोई राजकुमार कभी नहीं जाता। उसी समय कौवा उड़कर खिड़की पर बैठ गया और बोला, अगर सच्चाई जाननी है तो मेरा पीछा करो। आर्यन और मीरा एक दूसरे को देखने लगे। महल के उस बंद कमरे की सच्चाई सुनने के बाद आर्यन और मीरा की रात भर नींद नहीं आई। अगर सच में राजा वीरेंद्र की पहली बेटी जिंदा थी तो वो कहां थी और उसे जंगल में छोड़ने के पीछे आखिर किसकी साजिश थी? सुबह होने से पहले ही दोनों महल के पिछले दरवाजे से चुपके से निकल पड़े। ऊपर महल की मीनार से वही सफेद कौवा उड़कर उनके ऊपर मंडराने लगा, जैसे वो उनका पीछा कर रहा हो या शायद रास्ता दिखा रहा हो।
कुछ ही देर में दोनों सूर्यगढ़ के घने जंगल में पहुंच गए। ये वही जंगल था जहां सालों पहले राजा की बेटी को छोड़ दिया गया था। जंगल में कदम रखते ही उन्हें अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। धीरे धीरे धुंध पेड़ों के बीच फैलने लगी। तभी धुंध के अंदर से एक झुकी हुई बूढ़ी औरत उनकी तरफ आती दिखाई दी। उसके हाथ में एक टेढ़ी लाठी थी। वो बिना हैरानी के बोली, राजकुमार, आखिर तुम यहां आ ही गए। आर्यन चौंक गया। आप मुझे पहचानती हैं? बूढ़ी औरत हल्का सा हंसी। 20 साल पहले इसी जंगल में एक बच्ची को छोड़ दिया गया था और उसी रात मैंने उसकी रोने की आवाज सुनी थी। मीरा तुरंत बोली, तो क्या आपने उसे देखा था? बूढ़ी औरत, देखा था, लेकिन उसे उठाकर कोई और ले गया था। आर्यन, कौन? बूढ़ी औरत कुछ पल चुप रही, फिर बोली, इस जंगल में उस समय एक खूंखार डाकू रहता था। राजा के सैनिक सालों तक उसे ढूंढते रहे, लेकिन कोई उसे पकड़ नहीं पाया। मीरा, तो क्या वही बच्ची को ले गया? बूढ़ी औरत ने सीधे जवाब नहीं दिया। उसने अपने कपड़ों से एक पुराना तावीज निकाला। ये मुझे उसी जगह मिला था जहां बच्ची छोड़ी गई थी। उसने तावीज आर्यन को दे दिया। जंगल में रास्ते हमेशा वैसे नहीं रहते जैसे दिखते हैं। जब रास्ते बदल जाएं, ये तुम्हें सही दिशा दिखाएगा। इतना कहकर वो धुंध में गायब हो गई। मीरा धीरे से बोली, ये औरत बहुत कुछ जानती है। आर्यन ने तावीज जेब में रख लिया। कुछ दूर चलने के बाद उनके सामने एक पुराना लकड़ी का पुल आया। नीचे गहरी खाई थी। पुल इतना कमजोर था कि हर कदम पर चरमराने की आवाज आ रही थी। मीरा, अगर ये टूट गया तो? आर्यन, तो हमें जल्दी पार करना होगा। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़े। बीच में अचानक तेज हवा चलने लगी। पुल हिलने लगा। मीरा का संतुलन बिगड़ा, लेकिन आर्यन ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। कुछ सेकंड बाद दोनों पुल पार कर चुके थे, लेकिन जैसे ही वे पीछे मुड़े, धड़ाम, पुल टूटकर खाई में गिर गया। अब वापस जाने का रास्ता खत्म हो चुका था। आगे बढ़ने पर उन्हें एक अजीब व्यापारी दिखाई दिया। उसकी गाड़ी में पुराने नक्शे और चमकते पत्थर भरे थे। वो बोला, तुम लोग रास्ता ढूंढ रहे हो या सच्चाई? मीरा, तुम कौन हो? व्यापारी मुस्कुराया, मैं रास्तों का व्यापारी हूं। फिर उसने धीरे से कहा, सालों पहले मैं भी इस जंगल में रास्ता भटक गया था। तभी मुझे यहां एक आदमी मिला जिसे लोग डाकू कहते थे। आर्यन, उसने तुम्हें लूटा नहीं? नहीं, उसने सिर्फ एक बात कही थी, अगर तुम इस जंगल से बाहर जाना चाहते हो तो झूठ मत बोलना। फिर व्यापारी ने एक पुराना नक्शा निकाला और आर्यन को दे दिया। ये रास्ता तुम्हें उस झोपड़ी तक ले जाएगा जहां तुम्हें जवाब मिलेंगे। आर्यन ने नक्शा लिया, लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा, व्यापारी और उसकी गाड़ी गायब हो चुके थे। मीरा, ये आदमी सच में था या कोई भ्रम? उसी समय ऊपर से सफेद कौवा कांव कांव करने लगा। नक्शे के सहारे दोनों आगे बढ़े, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें महसूस हुआ कि पेड़ अपनी जगह बदल रहे हैं, रास्ते अचानक गायब हो रहे हैं। मीरा, हम गोल गोल घूम रहे हैं। उसी समय आर्यन के हाथ का तावीज चमकने लगा। उसमें से हल्की रोशनी निकली। रोशनी एक संकरी पगडंडी की तरफ इशारा कर रही थी। दोनों उसी रास्ते पर चल पड़े। कुछ देर बाद वे एक पुरानी लकड़ी की झोपड़ी के सामने पहुंचे। बाहर एक बूढ़ा लकड़हारा लकड़ी काट रहा था। उसने उन्हें देखकर कहा, तुम लोग देर से आए हो। आर्यन ने सीधा पूछा, क्या 20 साल पहले तुम्हें जंगल में एक बच्ची मिली थी? लकड़हारे ने कुल्हाड़ी जमीन पर रख दी। हां, एक तूफानी रात में मुझे एक रोती हुई बच्ची मिली थी। मीरा, तो क्या वो यहीं रहती है? लकड़हारे ने झोपड़ी की तरफ इशारा किया। तभी दरवाजा खुला और बाहर गौरी आई। साधारण कपड़े, शांत चेहरा और गले में वैसा ही तावीज। आर्यन की सांसें तेज हो गईं। तो ये मेरी बहन है। लेकिन तभी लकड़हारा हंस पड़ा। नहीं राजकुमार, ये तुम्हारी बहन नहीं है। मीरा, तो फिर असली राजकुमारी कहां है? लकड़हारा,
जिसे तुम डाकू समझते रहे वही असली राजकुमारी को लेकर गया था। आर्यन, अगर ये मेरी बहन नहीं है तो वो बच्ची कहाँ है? तभी मीरा ने धीरे धीरे चारों तरफ देखना शुरू किया। 1 मिनट, यहां कुछ ठीक नहीं है। आर्यन, क्या मतलब? मीरा ने गौरी के गले का तावीज देखा, फिर अपनी जेब से वही पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में जो बच्ची थी उसके गले में भी वैसा ही तावीज था। मीरा ने तस्वीर गौरी के सामने रखी। अगर तुम राजकुमारी नहीं हो तो ये तावीज तुम्हारे पास कैसे आया? गौरी कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, क्योंकि ये तावीज मुझे उस आदमी ने दिया था जिसने मुझे पाला। आर्यन, कौन आदमी? गौरी ने झोपड़ी की तरफ इशारा किया। वो बूढ़ा लकड़हारा। आर्यन और मीरा तुरंत झोपड़ी के अंदर गए, लेकिन अंदर कोई नहीं था। सिर्फ एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी और दीवार पर टंगी एक पुरानी तलवार। मीरा ने तलवार को ध्यान से देखा। उस पर सूर्यगढ़ की सेना का निशान बना हुआ था। वो अचानक चौंक गई। आर्यन, ये तलवार साधारण नहीं है, ये तो सेनापति की तलवार जैसी है। उसी समय बाहर से कदमों की आवाज आई, धीरे, भारी। दोनों बाहर मुड़े। दरवाजे पर बूढ़ा लकड़हारा खड़ा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर वही मासूमियत नहीं थी। वो धीरे धीरे बोला, लगता है तुम लोग सच्चाई के काफी करीब पहुंच चुके हो। आर्यन गुस्से में, तुम कौन हो? लकड़हारे ने अपनी नकली दाढ़ी उतार दी और उसी पल सबसे बड़ा सच सामने आ गया। वो कोई साधारण लकड़हारा नहीं था, वो था महल का पूर्व सेनापति रणधीर। आर्यन हैरान रह गया। तुम यहां? रणधीर शांत आवाज में बोला, 20 साल पहले जब उस बच्ची को जंगल में छोड़ दिया गया था तो उसे मैंने ही उठाया था। मीरा, तो गौरी ही असली राजकुमारी है? रणधीर, नहीं। ये सुनकर सब चौंक गए। रणधीर बोला, गौरी वो बच्ची नहीं है। आर्यन गुस्से में, तो फिर असली राजकुमारी कहां है? रणधीर कुछ पल तक सफेद कौवे को देखने लगा जो पेड़ की शाखा पर बैठा था। फिर उसने धीरे से कहा, तुम लोग इतने समय से जिसे सिर्फ एक पक्षी समझ रहे थे, असल में वही इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। सभी की नजरें कौवे पर टिक गईं। सफेद कौवा धीरे धीरे उड़कर जमीन पर आया और फिर उसके चारों तरफ चमकदार रोशनी फैलने लगी। कुछ ही सेकंड में कौवा गायब हो गया और उसकी जगह एक युवती खड़ी थी। लंबे सफेद वस्त्र और गले में वही राजघराने वाला तावीज। आर्यन की सांस रुक गई। तुम कौन हो? युवती ने शांत आवाज में कहा, मैं वही बच्ची हूं जिसे 20 साल पहले इस जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया गया था। आर्यन के मुंह से धीरे धीरे शब्द निकले, मेरी बहन। युवती ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हां, मैं सूर्यगढ़ की असली राजकुमारी हूं। मीरा स्तब्ध रह गई, लेकिन तुम कौवा कैसे बन जाती हो? तभी वहां वही साधु भी आ गया। साधु बोला, क्योंकि ये सब मैंने किया था। सभी की नजरें साधु पर टिक गईं। साधु ने शांत स्वर में कहा, 20 साल पहले जब उस बच्ची को जंगल में फेंका गया, मैंने उसे मरने नहीं दिया, लेकिन उसे बचाने के लिए मुझे एक जादू करना पड़ा। मैंने उसकी आत्मा को एक सफेद कौवे के रूप में छुपा दिया। आर्यन, लेकिन क्यों? साधु, क्योंकि जो लोग उसे मारना चाहते थे वे आज भी जिंदा थे। मीरा, मंत्री? साधु, हां, वही असली साजिश करता था। तभी रणधीर हंस पड़ा। सब उसकी तरफ देखने लगे। रणधीर बोला, तुम सब आधी सच्चाई ही जानते हो। मीरा, मतलब? रणधीर, असल साजिश सिर्फ मंत्री की नहीं थी, राजा भी उस भविष्यवाणी से डर गए थे। क्या? रणधीर, राजा को डर था कि उनकी बेटी उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली शासक बनेगी
और लोग उसे ही अपना असली राजा मानने लगेंगे। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर राजकुमारी धीरे से बोली, लेकिन मैंने बदला लेने के लिए ये सब नहीं किया, मैं सिर्फ सच्चाई सामने लाना चाहती थी। मीरा मुस्कुराई, और अब सच्चाई सामने आ चुकी है। कुछ दिनों बाद महल में एक बड़ी सभा बुलाई गई। मीरा ने अपनी बुद्धिमानी से सारे सबूत पेश किए। साधु ने पूरी घटना सबके सामने बता दी, और अंत में सफेद कौवे का रहस्य भी उजागर हो गया। राजा वीरेंद्र कुछ देर तक चुप रहे, फिर धीरे धीरे अपने सिंहासन से उठे। उनकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। वो राजकुमारी के सामने आए। मैंने डर में आकर बहुत बड़ी गलती की। अगर तुम मुझे माफ कर सको तो सूर्यगढ़ को तुम्हारी जरूरत है। राजकुमारी कुछ पल उन्हें देखती रहीं, फिर धीरे से बोली, राज्य को बदले की नहीं, जीत की जरूरत है। महल में सन्नाटा छा गया, और उसी दिन एक नया फैसला हुआ। सूर्यगढ़ पर अब 2 लोग मिलकर शासन करेंगे, राजकुमार आर्यन और उसकी बहन असली राजकुमारी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद मीरा महल की छत पर खड़ी थी। आर्यन उसके पास आया। मीरा मुस्कुराई, क्या तुम्हें नहीं लगता इस पूरी कहानी में अभी भी एक रहस्य बाकी है? आर्यन, कौन सा? मीरा ने आसमान की तरफ इशारा किया। वो साधु। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन साधु कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक आसमान में वही सफेद कौवा फिर से उड़ता हुआ दिखाई दिया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में वही साधु वाली चमक थी। आर्यन धीरे धीरे मुस्कुराया। अगर आपको ये रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें, और ऐसे ही रहस्यमयी किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अभी कई रहस्य बाकी हैं। घंटी का बटन दबाना मत भूलना, ताकि कोई भी रहस्य आपसे छूट न जाए।